तो आज हम लोग करेंगे बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड पे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग लेंगे यहाँ पर, और आप लोग उनको ध्यान से समझें। पहले भी हमने पिछले लेक्चर में इसी तरीके से बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस किए थे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, पहले हम उनको लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। वैसे चाहो तो मैं इसको सिर्फ इसकी डायग्राम बना करके छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये करंट कैरिंग लूप की जो मैंने फील्ड बनाई है वो कैसे बनाई है। तो मेरे पास ये करंट कैरिंग लूप है, इस तरीके से दो सिचुएशन बना लेंगे, बल्कि एक में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इसमें मान लेते हैं करंट हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है, इसमें करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, एक डॉट क्रॉस की तरीके से बनाएंगे और एक हम लोग फील्ड लाइंस के तरीके से बनाएंगे। तो मैं 4 फिगर बना लेता हूँ ऐसे, दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के 4 मैंने फिगर बनाए हैं। इसके अंदर भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है और इसके अंदर भी क्लॉकवाइज है। तो फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं? फील्ड लाइंस बनाने के लिए हम लोग 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। जब किसी वायर की वजह से हमें फील्ड निकालनी हो, करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड निकालनी हो, तो राइट हैंड थंब रूल बड़ा काम का है। इसमें दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन में हम अपने थंब को पॉइंट करें, अगर थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें तो फील्ड लाइंस फिंगर्स की तरफ होगी। और अगर फिंगर्स करंट दिखाते हैं, अगर फिंगर्स करंट दिखाता है तो थंब फील्ड दिखाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दोनों तरीके से करते हैं। अगर मैं राइट हैंड में होल्ड करूं, ऐसे वायर को होल्ड करूं, थंब की डायरेक्शन में करंट को पॉइंट करूं, तो फिंगर्स ऐसे अंदर जा रही हैं, फिंगर्स ऐसे अंदर जा रही हैं और यहाँ से बाहर आ रही हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, यानी यहाँ पर अंदर जा रही है, यहाँ पर बाहर आ रही है, मतलब यहाँ पर हुआ क्रॉस क्रॉस और यहाँ पर हुआ डॉट डॉट। इसका तो यही है ना कि फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर जा रही हैं और इसके अंदर जा रही हैं, बोर्ड के अंदर जाके पीछे से घूम करके सामने से बाहर आ रही हैं, ऐसे ऐसे। और अगर आप राइट हैंड रूल को, फिंगर्स को आप करंट की डायरेक्शन में लो तो थंब फील्ड दिखाएगी। तो देखो फिंगर्स को मैं करंट की डायरेक्शन लूँगा, देखो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में मैंने घुमाया तो अंगूठा मेरा कहाँ है, थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ड्स, अंदर इधर पॉइंट कर रहा है ना। तो क्रॉस क्रॉस भी यही दिखाता है कि यहाँ पर फील्ड लाइंस होगी ऐसे क्रॉस क्रॉस के फॉर्म में। समझ गए? अच्छा, अगर हम फील्ड लाइंस के तरीके से देखें, ये तो मैंने डॉट क्रॉस के तरीके से बताया, बाहर डॉट डॉट रहेगी, ऐसे बाहर डॉट रहेगी। तो फील्ड लाइंस के तरीके से कैसे करेंगे हम लोग? फील्ड लाइंस ऐसे यहाँ से ऐसे अंदर जाएंगी, ठीक है, ऐसे इस तरीके से ऐसे अंदर जाएंगी, अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर निकल के आ रही हैं, यहाँ से भी अंदर जा रही हैं, यहाँ से बाहर निकल रही हैं, यहाँ से बाहर निकल रही हैं, अंदर जा रही हैं। इस तरीके से फील्ड लाइंस बनेगी, यानी फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी, यहाँ से डॉट डॉट दिखाता है कि फील्ड लाइन बाहर निकलेगी और सेंटर में अंदर की तरफ जाएंगी, यहाँ से बाहर निकलेंगी और सेंटर में अंदर की तरफ जाएंगी, ऐसे बाहर निकलेंगी, बाहर से और अंदर की तरफ जाएंगी। ये जैसे लूप है ना, लूप, तो लूप में चारों तरफ से बाहर जाएंगी और यहाँ से अंदर आएंगी, ऐसे बाहर जाएंगी और ऐसे, क्योंकि करंट मेरा कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है। फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ तो थंब इनवर्स पॉइंट करता है। क्लियर है? अब इसका भी देख लो, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ, ये लो ऐसे घुमाया तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, बाहर। तो यहाँ पर फील्ड कैसी होगी, बाहर की तरफ। समझ गए? सिर्फ अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे। अगर हम फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे तो थंब फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है, यानी फील्ड होगी डॉट डॉट। अंदर डॉट है तो मतलब बाहर कैसा होगा, बाहर होगा क्रॉस क्रॉस। ठीक है, और अगर आप पुराने तरीके से करना चाहते हो तो उस तरीके से कर लो, ऐसे वायर को होल्ड करो, थंब की डायरेक्शन में करंट को पॉइंट करो तो फील्ड अंदर जाएगी, यहाँ से अंदर जाएगी और यहाँ से ऐसे बाहर निकल के आएगी।
तो डॉट डॉट ऐसे बाहर निकल के अंदर, बाहर निकल के अंदर, बाहर निकल के अंदर, यानी ऐसे हो जाएगी, ऐसे यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, अंदर जाएगी, बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी, बाहर निकलेगी, अंदर जाएगी। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हुई। एक शॉर्टकट और है, अगर आपका करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है, फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, ठीक है, फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, देखो ऐसे जा रही हैं, ऐसे, यहाँ से ऐसे अंदर जा रही हैं, यहाँ से अंदर, तो फील्ड लाइंस किस तरफ से, कौन से पोल में मूव करती हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ पर कौन सा पोल हुआ? नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल होगा? साउथ पोल, क्योंकि फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे अंदर, तो ये बनेगा साउथ पोल। ठीक है, और तुम देख भी सकते हो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, देख रहे हो, सेम है ना, क्लियर है? यानी साउथ पोल बन रहा है, तो ये जो एस के जो एंड्स है ना, एस के एंड्स ये भी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, तो करंट जब क्लॉकवाइज जाएगा तो साउथ पोल बनेगा। और अब एंटी क्लॉकवाइज देख लो, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, तो फील्ड लाइंस कौन से पोल से बाहर की तरफ आती हैं और कहाँ जाती हैं? नॉर्थ से बाहर आएंगी और साउथ की तरफ जाएंगी, यानी ये कौन सा पोल बना? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ बना लेते हैं हम लोग, ये लो, है ना, एन की तरह। और देखो इनके जो एन की जो लिम्स है ना, एन के जो लिम्स हैं, मतलब एक तरीके से उनकी टांगे हैं, टांगे वो भी एंटी क्लॉकवाइज दिखा रही हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं, देख रहे हो? तो मैंने 4 तरीके से और चारों कंडीशन में, किसी में डॉट क्रॉस के तरीके से भी बताया, आप लोगों को फील्ड लाइंस के तरीके से भी बताया, लेकिन इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है। एरो क्योंकि 3D में बनती हैं और हम 2D में ही काम चला रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें नहीं आती है। ठीक है, हम लोग इसलिए डॉट क्रॉस को यूज़ करते हैं या फिर एस और एन को यूज़ कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो राइट हैंड थंब रूल सबसे इम्पॉर्टेंट, जब करंट कैरिंग वायर की फील्ड देखनी चाहते हो तो राइट हैंड थंब रूल को ही यूज़ करोगे। या तो करंट थंब के डायरेक्शन में होगा या उंगलियों की डायरेक्शन में होगा। अगर करंट फिंगर्स की डायरेक्शन में है तो थंब बताएगा फील्ड, और करंट अगर थंब की डायरेक्शन में है तो फिंगर्स बताएंगी फील्ड, वाइस वर्सा, बदल जाएंगे दोनों। बात में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्टेट बायट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग करेंगे स्टेट बायट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत सिंपल है, बायट-सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम लोग शो करेंगे। बहुत इजी है, शो करने के बाद उसका मीनिंग भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो बायट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो सिंपल फॉर्म है तो हम जानते हैं बायट-सेवर्ट लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और इस तरफ साइन थीटा आ रहा है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना चाहेंगे। तो म्यू नॉट आई एक वेक्टर बन जाएगा तुम्हारा dl, दूसरा वेक्टर लेंगे, दूसरा वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर r, ठीक है, और बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि साइन है ना। अब देखो यहाँ पर dl गायब है, यहाँ पर dl है लेकिन r नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1, है ना, और 1 की जगह लिख सकता हूँ r कैप, क्योंकि r कैप यानी r है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन जहाँ पर हमें p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और नीचे है 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू पुट करके हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन 4 पाई r क्यूब। तो ये है हमारा बायट-सेवर्ट, दोनों है हमारे बायट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, क्या इतना बोलने से काम चल गया? अब लगे हाथों हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। जो बायट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है ना, वो हमें फील्ड की डायरेक्शन भी बताता है।
इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो फील्ड की डायरेक्शन मालूम पड़ती है, एक हमें करंट एलिमेंट के बारे में मालूम पड़ता है। मैं समझ गया बात? तो आईडीएल क्या है? आईडीएल है करंट एलिमेंट। आईडीएल है करंट एलिमेंट। करंट खुद ब खुद वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन आईडीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन करंट की होगी, यानी डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की होगी। अब आप कहोगे कि भाई करंट एक डायरेक्शन होने के बावजूद भी वेक्टर क्यों नहीं है? सिंपल सी बात, वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन ही काफ़ी नहीं है, वेक्टर के लॉज को भी ओबे करने वाला होना चाहिए। यानी कि हमारा जो करंट है वो वेक्टर लॉज के एडिशन को भी ओबे करना चाहिए। तो देखो, करंट वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करता। अगर 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, तो वहाँ पर कितना जाएगा? 2 एम्पियर, है कि नहीं? 1 एम्पियर यहाँ से आया, 1 एम्पियर यहाँ से आया, दोनों मिल गए, यहाँ पर कितना जाएगा? 2 एम्पियर। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, रिजल्टेंट तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाले फॉर्मूले से निकलता है। समझ गए? तो जो हमारा करंट है वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, लेकिन डीएल के साथ मिलकर के करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन करंट की ही डायरेक्शन होगी। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फील्ड की डायरेक्शन करंट एलिमेंट और रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। फिगर बना के दिखाता हूं। देखो, अगर ये हमारा वायर है, ये छोटा सा पीस है, डीएल है, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ये करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ये पॉइंट P है जहां पर हमें फील्ड निकालनी है। ये हुआ R, एक्सक्यूज मी, ये हुआ R, ये एंगल हुआ थीटा। तो जो हमारी फील्ड की डायरेक्शन होगी वो DL और R दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ होगी या फिर अंदर की तरफ होगी। जो हमने लिखा था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई DL क्रॉस R अपॉन 4 पाई R क्यूब। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से। बहुत सारे रूल्स हो गए ना, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का तो पुराना रूल है, स्क्रू रूल। अगर हम DL से R की तरफ घुमाएं, DL से R की तरफ घुमाएं, ठीक है, DL से R की तरफ घुमाओ, अज्यूम करो तुम्हारे हाथ में पेच है, स्क्रू है, स्क्रू। तो DL को R की तरफ घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, तो स्क्रू कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा ना। तो फील्ड की डायरेक्शन हुई अंदर, ऐसे। समझ गए? छोटे एंगल की तरफ घुमाना होता है, बड़े एंगल की तरफ नहीं घुमाना। समझ गए? DL से R की तरफ बड़े एंगल पे भी घुमा सकते हैं, नहीं, हमें छोटे एंगल पे ही घुमाना है। क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को बताया बायट सेपरेट इन वेक्टर फॉर्म, और उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें भी हमें मालूम पड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन 1 टेस्ला यूजिंग एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल है Q, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, b मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। तो बताओ 1 टेस्ला, रिकॉर्डिंग में रहेगा। तो 1 टेस्ला को डिफाइन करने के लिए हम लोग लॉरेंस फोर्स यूज करेंगे, F इज इक्वल QV sin थीटा, तो B हुआ F by QV sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगी अगर हमारा चार्ज 1 कूलम का चार्ज है
1 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तब हम कह सकते हैं फील्ड है 1 टेस्ला। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट और है जिसे कहते हैं गॉस। ठीक है, तो क्या रिलेशन है टेस्ला और गॉस में? टेस्ला और गॉस में एक सिंपल सी रिलेशन है, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। गॉस और टेस्ला दोनों महान साइंटिस्ट रहे हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है कि हमारे पास इस तरीके की दो लूप्स हैं, ऐसे एक लूप है और एक ऐसे एक लूप है। ठीक है, दोनों कोएक्सियल एक्सिस ऐसे रखे हुए हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी यहां से अगर देखते हो, यहां से अगर देखोगे तो इधर से देखने पर हमें नजर आता है क्लॉकवाइज, और इधर देखोगे, इस तरफ करके देखोगे तो हमें नजर आता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, हमने अपने आप से नहीं बनाया, ये दिया हुआ है कि अगर आप यहां खड़े हो करके इसको देखते हो तो क्लॉकवाइज नजर आता है। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन होगी, और यहां से उस वाले को देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है। इसमें करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, इसका रेडियस ए है, इसका भी रेडियस ए है। दोनों के सेंटर पे बतानी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। समझ गए? दोनों के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। अच्छा, एक बात तो क्लियर है, डायरेक्शन देखते हैं पहले, तो फिर बाकी बात बाद में करेंगे। अगर हम यहाँ से खड़े होकर के इसको देखेंगे तो क्लॉकवाइज नजर आती है। क्लॉकवाइज मतलब कौन सा पोल बनेगा? वो साउथ पोल। साउथ पोल मतलब फील्ड कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। अभी तो किया था हमने, है ना? ऐसे भी कर सकते हो, राइट हैंड में करंट को आप लोग ऐसे घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ ऐसे, तो अंगूठा अंदर की तरफ हो रहा है ना, सो फील्ड अंदर की तरफ हुई। तो इस वाले की फील्ड हुई अंदर की तरफ, इसको B1 नाम दे देते हैं। और इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है ना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, जैसे देखते हो तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, यानी कि ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। तो फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ हुई? इस तरफ, है ना? अच्छा, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो, गलत हो गया, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ ही हुई। एक बार देख लो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, अपने राइट हैंड को घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड इस तरफ आएगा। ठीक है, मैंने पहले गलत कर दिया था, तो इस तरफ आएगी। तो दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आ रही है। अगर दोनों इक्वल हुई, अगर दोनों इक्वल हैं, अगर ये डिस्टेंस भी इक्वल है, ये डिस्टेंस भी इक्वल है, रेडियस इक्वल है, करंट इक्वल है, तो टोटल फील्ड हो जाएगी 2B। ठीक है, क्वेश्चन आया बोर्ड में। तो ये सिचुएशन तब है जब इसमें हमें क्लॉकवाइज नजर आता है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है। अगर दोनों में ही क्लॉकवाइज हो, तो दोनों में क्लॉकवाइज होगा तो देखो इसकी डायरेक्शन अगर इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। तब टोटल फील्ड कितनी होगी? तब टोटल फील्ड आएगी बीच में 0। समझ गए? यानी कि इधर देखते हो क्लॉकवाइज, इधर देखते हो क्लॉकवाइज, दोनों फील्ड आएगी ऐसे, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा, अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो तो दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगी। एक की फील्ड ऐसे होगी, एक की फील्ड ऐसे होगी, तब भी कैंसिल हो जाएंगी। समझ गए? तो दोनों की फील्ड ऐड कब होगी? खासकर तब ऐड होगी जब एक में क्लॉकवाइज हो और एक में एंटी क्लॉकवाइज। अब रही बात मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप का फॉर्मूला क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मैं देख देता हूँ, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये फॉर्मूला होगा हमारा, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करना है बी निकालने के लिए, और डायरेक्शन की तो आपको बता ही दिया मैंने। समझ में आई बात? मैंने आपको कहा था कि ये लूप जो हैं ऐसे कोएक्सियल भी हो सकते हैं और अलग अलग सिचुएशन भी हो सकती है। मान लो अलग सिचुएशन हो तो कैसी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। जब हमने टॉपिक किया था तब मैंने डिस्कस करवाया था ये सारी चीजें। एक लूप ऐसे है और एक लूप ऐसे है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि एक लूप तो इस तरीके से है और दूसरा लूप इस तरीके से है, ठीक है। तो एक में करंट ऐसे जाए और एक में करंट ऐसे जाए। यहाँ पर खड़े होकर तुम देख रहे हो, यहाँ पर खड़े होकर तुम देख रहे हो कि इसमें फील्ड मान लो है क्लॉकवाइज, यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हो क्लॉकवाइज, तो ये बना साउथ पोल। साउथ पोल मतलब फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, फील्ड डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ ऐसी। लेकिन यहाँ पर खड़े होकर ऐसे देखते हो तो ये नजर आ रही है हमें एंटी क्लॉकवाइज, मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है, तो ये बना नॉर्थ पोल, तो फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे। समझ गए? तो एक फील्ड हुई ऐसे, एक फील्ड हुई ऐसे, दोनों अगर बी हैं और एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करके फील्ड निकाल सकते हैं हम लोग। कौन सा वाला? बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक की जगह बी स्क्वायर, दूसरी की जगह बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, क्योंकि ए बी दोनों बी के इक्वल हैं, एंड cos 90। तो सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें? b√2 मिलेगा और डायरेक्शन होगी ये होगी रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन। एक और सिचुएशन बताई थी मैंने आप लोगों को इसी क्वेश्चन में, एक और सिचुएशन बताई थी कि एक लूप ऐसे है और एक लूप इस तरीके से, ऐसी सिचुएशन भी बताई थी, है ना। इसकी एक्सिस की फील्ड निकाल लेंगे, इसकी एक्सिस पे फील्ड निकाल लेंगे, डायरेक्शन देख लेंगे। डायरेक्शन पता ना कैसे देखते हैं, अगर यहाँ खड़े होकर आप देखते हो और आपको मालूम पड़ा ये क्लॉकवाइज है, और नीचे देखते हो ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब फील्ड कैसी होगी, ऊपर की तरफ, इसकी वजह से, और इसमें क्लॉकवाइज नजर आता है, फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरीके से। समझ गए? हो जाएगा, इसमें रिजल्ट निकाल सकते हो। ये सभी क्वेश्चन एक तरीके के ही हैं, ठीक है। तो ये हुई हमने दो कोएक्सियल लूप्स, लूप आपस में ओवरलैपिंग है, लूप आपस में इस तरीके से रखे हैं। कैसी भी सिचुएशन हो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ आई बात? ठीक है, ये हमने किए एक्सिस वाले क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ L, a wire of length L is bent round in the form of a coil of n turns। एक L लेंथ का वायर है, उसको n टर्न्स की हमने कॉइल में बेंड कर दिया of same radius। If steady current I flows through it clockwise direction, then find the magnitude and direction of magnetic field produced at its center। इजी क्वेश्चन है ना। किसी लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसके अंदर n टर्न्स हैं, बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। ये तो हमने रेगुलरली किया ही हुआ है। क्वेश्चन है, हाउ इज टॉरॉइड डिफरेंट फ्रॉम ए सोलिनॉइड। एक टॉरॉइड सोलिनॉइड से कैसे अलग? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सोलिनॉइड एंड टॉरॉइड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एक है सोलिनॉइड और एक है टॉरॉइड। तो सोलिनॉइड और ये है टॉरॉइड। पहले दोनों को डायग्राम में देखते हैं डिफरेंस क्या है। सोलिनॉइड होता है ऐसा, यह है सोलिनॉइड, और ऐसे सोलिनॉइड को अगर हम लपेट लें, फिर से दोनों एंड्स को मिला दें ऐसे, ऐसे मिला दिया जाए तो वो बन जाएगा एक टॉरॉइड। ये है टॉरॉइड और ये है सोलिनॉइड। पहली बात, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई, और इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आई
डिवाइड बाई लेंथ, सोलेनॉइड की लेंथ। इसके अंदर क्या है फॉर्मूला? इसके अंदर है B इज इक्वल टू म्यू नॉट, वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही है, लेकिन थोड़ा फर्क है। क्या? म्यू नॉट n की जगह लिखेंगे n की जगह बाई पूरी लेंथ यानी 2 पाई r। अगर रेडियस है हमारे टॉयलेट का, एवरेज रेडियस क्या है r, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट ni बाई 2 पाई r। दो डिफरेंस। तीसरा, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल बनते हैं, इसमें दोनों पोल्स बन जाएंगे। ये नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है, ये भी नॉर्थ हो सकता है, ये साउथ हो सकता है, डिपेंड करेगा करंट किस डायरेक्शन में है उसके ऊपर। लेकिन इसमें कोई पोल्स नहीं होते, तो हम लिखेंगे हैज पोल्स। इसमें पोल्स होते हैं, इसमें नो पोल्स, इसमें कोई पोल्स नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? बिना पोल के भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पोल्स हैं, समझ रहे हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर बिना पोल के भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है। इसमें फील्ड ऐसी होगी। अब मैं अगला डायग्राम बना रहा हूँ, दोनों की फील्ड डायरेक्शन बनाऊंगा। हमारी सोलेनॉइड की जो फील्ड होगी, एक सोलेनॉइड जो आइडियल सोलेनॉइड होता है, आइडियल अगर सोलेनॉइड है तो उसकी फील्ड लाइंस, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो फील्ड लाइंस ऐसे होगी, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, आइडियल है तो ये बाहर वाली फील्ड नहीं होगी, सिर्फ किनारों पे ही होगी। लेकिन जो हमारा टॉरॉइड होता है ना, टॉरॉइड, ये जो हमारा टॉरॉइड है, इसके कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होते, इसके कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होते, और फील्ड लाइंस ऐसे होंगी अंदर, कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं है, फील्ड लाइंस ऐसे गोल गोल घूमते हुए होंगी। समझ गए? तो हम यहाँ देख रहे हैं आइडियल सोलेनॉइड के नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों हैं, और यहाँ पर कोई पोल नहीं है। समझ गए? अच्छा, इसके किनारे में जो फील्ड होती है ना, किनारों पर, वो बीच में अगर फील्ड है इतनी, तो किनारों पे फील्ड होती है म्यू नॉट ni बाई 2। समझ गए? लेकिन इसके अंदर सब जगह यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ये कुछ डिफरेंस हुए टॉरॉइड और सोलेनॉइड के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले टॉपिक में से चलते हैं, कुछ क्वेश्चन अगले टॉपिक भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ईच हैविंग सेम मोमेंटम enters a region of uniform magnetic field directed perpendicular to their direction of momentum. What would be the ratio of radii of the circular path described by them? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ। क्या दे रखा है कि एक ड्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। ये ड्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करें। फील्ड जो है बोर्ड के अंदर है, इस तरीके से है। तो हमें बताना है, क्योंकि ये गोल गोल घूमना शुरू कर देंगे, ये गोल गोल घूमना शुरू कर देंगे। ठीक है, वैसे मैं रैंडमली बनाया इनका रास्ता। तो आप लोगों को रेडियस का रेशियो बताना है, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन एंड रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो रेडियस का फॉर्मूला है mv/qb। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का मोमेंटम सेम है, तो अगर हम ड्यूट्रॉन के लिए लिखेंगे तो mv यानी कि मोमेंटम चार्ज, क्योंकि ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन, तो चार्ज हुआ e इलेक्ट्रॉन के बराबर, और b मैग्नेटिक फील्ड। और प्रोटॉन की बात करेंगे तो क्योंकि मोमेंटम सेम है p, चार्ज कितना, चार्ज फिर से क्योंकि प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा मैग्नीट्यूड में, और मैग्नेटिक फील्ड b। तो रेशो क्या हुआ? दोनों का रेशो सेम होगा। समझ गए? दोनों का रेशो सेम होगा।
लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मोमेंटम सेम ना दिया होता, सिर्फ वेलोसिटी सेम दी होती, अगर मोमेंटम सेम ना दिया होता, वेलोसिटी सेम दी होती, तो मास का भी फर्क पड़ता। समझ गए? तो हमारा ड्यूट्रॉन हैवी है, हैवी होने की वजह से उसका रेडियस बड़ा होगा, और हमारे प्रोटॉन का मास छोटा है तो उसका रेडियस छोटा होगा। क्लियर है? लेकिन इस क्वेश्चन में मोमेंटम सेम दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मास m एंड 2m। एक पार्टिकल का मास है m, एक का मास है 2m। लिख लेते हैं हम लोग। तो एक पार्टिकल का मास है m और एक पार्टिकल का मास है 2m, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2। ठीक है? हैविंग चार्जेस q एंड 2q। इसका चार्ज है q, इसका चार्ज है 2q। दे आर मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। इन सेम डायरेक्शन एंटर्स द सेम मैग्नेटिक फील्ड। दोनों सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करते हैं। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? सेम है। एक्टिंग नॉर्मली टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और एंगल कैसा है? 90 डिग्री है, क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है? इफ द टू फोर्सेस FA एंड FB एक्टिंग ऑन देम, अगर ये फोर्स FA है, ये फोर्स FB है, हमारा ये चार्ज का नाम है A, इसका नाम है B, इस पे फोर्स लगा FA, इस पे फोर्स लगा FB। FA और FB का रेशो दिया हुआ है, FA और FB का रेशो दिया हुआ है 1:2। ये रेशो दिया हुआ है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर वेलोसिटीज। तो वेलोसिटीज का रेशो निकालो। तो लगाते हैं फॉर्मूला, F = QVB। FA के लिखेंगे, K लिखेंगे Q, वेलोसिटी कितनी v1, मैग्नीट्यूड कितनी b, एंगल sin 90, sin थीटा होता है ना, sin 90 तो 1 हो गया। FB का करते हैं, FB का क्या लिखेंगे? चार्ज कितना है? 2q, वेलोसिटी कितनी है? v2, मैग्नीट्यूड कितनी है? b। हमें क्या दे रखा है? FA/FB। फाइंड द रेशो, वेलोसिटी का रेशो निकालना है। FA/FB = QV1B by 2QV2B। 2QV2B। FA/FB कितना दिया है? 1:2, यानी 1/2 = Q से Q कटा, B से B कट गया, V1/2V2 है ना। तो V1/V2 आया 1/1, यानी V1 और V2 का रेशो कितना हुआ? 1:1। तो उनकी वेलोसिटी का रेशो कैसा होगा? 1:1। समझ गए? बहुत इजी। क्लियर है? ठीक है? तो कल का दिन और हम डिवोट करेंगे रिवीजन के ऊपर, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम लोग फिर परसों से, वेडनेसडे से नया टॉपिक शुरू करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मार्क्स का भी है, और बहुत मुश्किल भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, फॉर्मूले भी आसान से हैं, डेरिवेशन बहुत ईजी हैं, तो इसको किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है। इस टॉपिक के अंदर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कर चुके हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर भी वो सिंपल टॉपिक है, लेकिन उसका डेरिवेशन ज़्यादा नहीं है। ठीक है? काम का भी है, लेकिन वो ईजी है। क्लियर? लेकिन स्कोरिंग पार्ट हम कर चुके हैं। तो कल मिलते हैं फिर। सी यू टुमारो। बाय।